हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होने वाला है फंक्शंस के ऊपर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है जितनी भी थ्योरम्स थी वो सभी को कवर कर लिया था। अभी इस लेक्चर के अंदर हम जो है मोस्टली जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उनके अंदर भी आपको क्लियर कर दिया था कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने वहाँ पे भी आपको पढ़ाए थे। यहाँ पे हम उसको जो है डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं कि फंक्शंस जो टाइप ऑफ फंक्शंस है वो क्या हैं और उनके जो है ग्राफ वगैरह वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर इस लेक्चर के अंदर आगे। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं मोस्टली वापस चेक करेंगे। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ये हमने स्टडी किया था पहले। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या था? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये था कि वो फंक्शन जिस फंक्शन के अंडर आपको जो रेंज मिले वो सिंगलटन एलिमेंट की रेंज हो। मतलब जो रेंज का जो सेट होगा वो सिंगटन एलिमेंट होगा। मतलब उसके अंदर एलिमेंट क्या होगा? एक ही होगा। वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो उसमें क्या होगा, ये सेट जो है उसके अंदर आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, आपको वैल्यू क्या मिलनी है? वैल्यू मिलनी है आपको सिर्फ और सिर्फ 5। वही होता है कांस्टेंट फंक्शन। कि लेट सी बी द फिक्स्ड नंबर, let c be the fixed number, then the function defined by fx is equals to c for all x belongs to capital R। मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, x की जगह, डोमेन की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलनी है? आउटपुट क्या मिलना है? सिंगलटन एलिमेंट का आउटपुट मिलेगा। रेंज क्या मिलेगी? सिंगलटन एलिमेंट की फंक्शन, सिंगलटन एलिमेंट का एक सेट मिलेगा रेंज का। ठीक है, इज कॉल्ड है कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है। क्लियरली जो डोमेन है फंक्शन एफ का वो क्या है? आर है, रियल नंबर है। लेकिन रेंज क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट सी है। अब ये जो है ग्राफ देख लो। ग्राफ क्या होगा भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो ग्राफ क्या होना चाहिए बताओ? इट विल बी द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कुछ ऐसी लाइन आएगी जो कि एक्स एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। बात समझ में आएगा? ग्राफ समझ में आ रहा है? ये तो y इज इक्वल टू सी का ही ग्राफ है, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। अगला फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। ये हम इतनी देर से यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में लगातार यूज किया है इस फंक्शन को। इसमें तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है? यही कि कोई भी एलिमेंट आप इसमें रखो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस आइडेंटिटी फंक्शन के लिए बस ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि जो आपका डोमेन होगा वही आपका को डोमेन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी भी आप आइडेंटिटी फंक्शन पता करो तो उसमें क्या होता है, जो आपका डोमेन होगा वही क्या होगा? आपका को डोमेन होगा। तो डोमेन और को डोमेन आइडेंटिटी फंक्शन के लिए अलग अलग नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? आई आई जो है आइडेंटिटी फंक्शन, अगर आप जब भी तैयार करोगे किसी भी फंक्शन का, तो उसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो हमेशा उसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा? सेम होगा। और इसको लिखते कैसे हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब जो एलिमेंट आप रखोगे वही एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो क्लियरली डोमेन क्या है फंक्शन एफ का? आर, मतलब रियल नंबर। और रेंज क्या है? वो भी आर। क्यों? आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हमेशा समझ लेना कि कोई भी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तभी होगा जब उसका डोमेन और को डोमेन, उसमें तो कंडीशन ही यही है कि डोमेन और को डोमेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो इसको आप मान के चलो y इज इक्वल टू एक्स है। मतलब इसका ग्राफ क्या होगा? 45 डिग्री का इसमें स्लोप होगा। मतलब स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू क्या होगा? 1045, मतलब 1 होगा इसका स्लोप। और 45 डिग्री जो है वो थीटा ऑफ स्लोप होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एम एक्स में m क्या है? 1। अगला क्या है? मॉडुलस फंक्शन। व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो आपको हमेशा क्या आउटपुट दे? पॉजिटिव आउटपुट दे। पॉजिटिव आउटपुट का क्या मतलब है? पॉजिटिव आउटपुट का मतलब हो गया कि इसकी रेंज क्या होगी?
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लोज 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी, बट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रेंज होगी। आप नेगेटिव नंबर भी रखोगे तब भी वैल्यू क्या देगा, आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो जैसे कि द फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, जब मान के चलो आपने -5 रखा तो ये क्या देना चाहिए आपको, +5। तो जब x जो होगा वो अगर मान के चलो लेस देन 0 है तो एफ एक्स, ये जो मॉडुलस फंक्शन होगा आपको -x देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास -5 तो है ही, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, +5। तो जब भी x नेगेटिव होगा तो ये देगा -x, और जब x होगा पॉजिटिव तो ये देगा +x, और जब 0 होगा तो 0 है। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि जब x जब 0 से बड़ा होगा तो ये x दे देगा फाइनल आंसर आपको, पर जब x 0 से छोटा होगा तो ये -x देगा। क्यों? क्योंकि x क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉडुलस आपको क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, 0 होगा तो x 0 कुछ भी रख सकते हो आप, उसमें कोई इश्यू नहीं। इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, जिसमें स्लोप क्या है 1। और जब x 0 से छोटा है तो स्लोप क्या है, -1। तो -1 मतलब हो गया 135 डिग्री का स्लोप होगा, tan 135 मतलब -1, और थीटा ऑफ स्लोप कितना होगा, 135। समझ में आ रही है बात? तो ग्राफ कैसे कुछ बनेगा, देखो। अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा 45 डिग्री बनाते हुए, और मतलब कुछ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा यहाँ से कुछ 45 डिग्री बनाते हुए, और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा यहाँ से 135 डिग्री बनाते हुए। तो ये किसका ग्राफ होता है, ये आपका ग्राफ होता है मॉडुलस का। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये हो गया y इक्वल टू -x का ग्राफ। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इनकी हेल्प से मोस्टली अगर आपको ग्राफ याद होता है ना फंक्शन का, तो आपको क्वेश्चन करने में मजा आता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है यार इसका ग्राफ मेरे को याद है, फालतू की डिफिकल्टीज नहीं होगी, आप 1-1 आराम से प्रूव कर पाओगे, ऑन टू मैनी ऑन टू आराम से प्रूव कर पाओगे। 1-1 का मतलब क्या होता है कि एक से एक ही कनेक्टेड हो। डायरेक्ट जो है 1-1 प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ में, दो जगह कट करेगी तो आप कहोगे दो एलिमेंट की जो है एक ही रेंज आ रही है, एक ही वैल्यू रियल, एक ही इमेज आ रही है, तो आप कह दो कि ये मैनी वन फंक्शन है। अब यहाँ पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगी। तो मतलब क्या है कि दो एलिमेंट के लिए एक ही रियल, एक ही इमेज आ रही है, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन होना है। तो आप मॉडुलस फंक्शन को साफ कह दोगे कि ये फंक्शन कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है, 1-1 फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, वी हैव डोमेन क्या है यहाँ पे आर, लेकिन रेंज क्या बन रही है, रेंज बन रही है 0 से इन्फिनिटी। ओके, समझ में आ रही बात? मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम एक्स से लेके -x, मतलब मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स से लेके -x नहीं है। ये जब ऐसा हम सेट का जब साइन लगाते हैं, इसका मतलब दो एलिमेंट है इसमें, x और -x, तो इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वही मिलेगा। मतलब अगर मान लो 2 है तो यहाँ पे 2 और -2 में मैक्सिमम कौन सा है, 2। यहाँ अगर -2 आ गया तो ये -2 बनेगा, ये +2 बनेगा, तो -2 और +2 के अंदर मैक्सिमम कौन सा है, 2। वैसे सीधी सी बात है कि वैल्यू क्या देगा, +2 ही देगा। -x, ये देखो इसकी वैल्यू सेम होगी क्योंकि -2 इज इक्वल टू क्या है, 2। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि x प्लस माइनस वाई का जो मॉडुलस की वैल्यू होगी वो हमेशा किससे छोटी होगी या किसके बराबर हो सकती है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि मान के चलो अगर 3 और 5 है तो इसको ऐड किया, 3 + 5 क्या हो गया, 8। यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी, 3 और 5 8। अगर 3 और -5 है तो 3 - 5 कितना आएगा, -2, और वो मॉडुलस की वैल्यू क्या देगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2।
लेकिन यहाँ पे जब मॉड ऑफ 3 लिखोगे तो 3 आ जाएगा, और मॉड ऑफ -5 रखोगे तो +5 आएगा। 5 + 3 यहाँ क्या हो जाएगा 8, लेकिन इधर क्या आएगा 3 और -5 में -2, तो छोटा हो गया। +2 यहाँ से +2 निकल के आएगा, यहाँ से +8 निकल के आएगा, तो 8 हमेशा बड़ा ही है। तो इस चीज को क्या करो, रट लो, बहुत जगह काम आएगा। अगला फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन। मतलब रेसिप्रोकल के अंदर 1/x ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। ये f(x) = क्या हो जाए 1/x। इसका डोमेन क्या होगा, आप सोच के देखो डोमेन क्या होना चाहिए भाई, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा डोमेन में। लेकिन 0 अगर जैसे रख दिया तो ये 1/0 नॉट डिफाइन, तो 0 जो है इसके डोमेन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0 डोमेन में, क्योंकि 0 जैसे ही आप 1/0 रखोगे तो वैल्यू क्या देगा, वो वैल्यू देगा नॉट डिफाइन वैल्यू। तो इसके डोमेन में आर तो होगा, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हटेगा, वो कौन सा, 0 वाला। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज सब हो सकती है, बस रेंज 0 नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है, 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई जब आपने y इज इक्वल्स टू 1/x रखा, y इज इक्वल्स टू क्या रखा 1/x रखा। अब इसको जब आपने कह दिया कि x 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको x इज इक्वल्स टू 1/y भी रख सकता हूँ। तो अगर y 0 हो गया तब ये भी नॉट डिफाइन वैल्यू बनेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रेंज भी क्या नहीं हो सकती, रेंज में भी 0 तो नहीं आ सकता। तो अब देखो आगे बढ़ो, क्या बोलना चाहता है कि क्लियरली 1/x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज 0, हेंस डोमेन जो होगा वो r में से 0 निकाला हुआ होगा। ठीक है, अब जो है वही मैंने प्रूव किया कि y इज इक्वल टू 1/x है, मैंने कह दिया x 0 नहीं हो सकता, तो y इज इक्वल टू 1/x है, तो x इज इक्वल टू 1/y भी हो सकता है। तो वहां से हम क्या प्रूफ कर देंगे, क्लियरली ये पता चल जाएगा कि x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज 0, हेंस y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू रेंज में नहीं होगी। तो रेंज क्या होगा r-0। बात समझ में आ रही, डोमेन भी है r-0, रेंज भी है r-0। ग्राफ ऐसा आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका। कैसे आता है देखो, समझो, ग्राफ को समझने की कोशिश करो कि जब x क्या है, x जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1/+इन्फिनिटी क्या जाएगा 0 की तरफ, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। जब x 0 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव 0 मतलब इधर की तरफ से आ रहा है, तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, लगभग इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन इन्फिनिटी हो नहीं सकती। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। अब x मान के चलो -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो -इन्फिनिटी मतलब ये 0 की तरफ टेंड करेगा फिर से, तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है जब -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जब x 0 की तरफ जा रहा है माइनस की तरफ होते हुए, मतलब यहाँ की वैल्यू जो है लगभग नेगेटिव है, लेकिन वो 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो वैल्यू क्या जाएगी -इन्फिनिटी की तरफ। बात समझ में आ रही, तो ये ग्राफ समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बात समझ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक ग्राफ है, तो इसको ध्यान में रखना आपको। अब अगला फंक्शन है हमारा, फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का क्या मतलब होता है, सिग्नम फंक्शन जो होता है मोस्टली जो होता है हमें 3 आउटपुट्स देता है। 3 मतलब एक देगा आपको 1, एक देगा -1 और एक देगा 0। अब ये 1 कब देगा, -1 कब देगा, 0 कब देगा, वो चीज देखनी है। द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू, अब देखो क्या होता है सिग्नम फंक्शन जो होता है ना, उसमें जैसे मान के चलो आपने एक पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो वो क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू पे वो देता है 1। जब आपने वैल्यू रख दी 0, तो वो सिग्नम फंक्शन आपको आउटपुट क्या देगा 0। और अगर आपने वैल्यू रख दी -1 या फिर नेगेटिव वैल्यूज रख दी, तो वो आपको क्या देगा आउटपुट -1। अब ये कैसे आ रहा है ये देखो, अब इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है। अब जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि कैसे डिफाइन किया गया, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स। अब सपोज करो x मैंने रखा 5, तो मॉड ऑफ 5 क्या देगा आपको 5, और अपॉन में क्या है 5, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1। वैसे ही आपने मान के चलो कोई वैल्यू रख दिया, x लिखा है जो कि ग्रेटर देन क्या है 0 है, जैसे कि मैंने n रख दिया, सपोज करो n एलिमेंट है जो कि 0 से बड़ा है, वो 2.75 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर से रखना है,
2.75 भी हो सकता, तो 2.75 वो भी 1 ही आएगा। अब जैसे मान के चलो कोई एलिमेंट उठाया मैंने n किस सेट से, क्लोज सॉरी ओपन 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया n, बात समझ में आ रही है? और वो क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड भी क्या देगा, मॉड ऑफ n क्या आएगा, n ही आएगा, और अपॉन में क्या है n, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1। अब सपोज करो मैंने कोई एलिमेंट उठाया n1, जो कि कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो n1 का जो मॉड होगा वो वैल्यू क्या देगा, माइनस ऑफ n1, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव है, तो एक बाहर नेगेटिव भी आएगा, और अपॉन में क्या है n1, तो ये वैल्यू कट के क्या देगा, -1। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब पॉजिटिव है तो कैसे वैल्यूज पॉजिटिव 1 आ रही है, और जब नेगेटिव है तो कैसे वैल्यूज -1 आ रही है। क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे अब जब 0 आएगा तो उसके लिए क्या होता है वैल्यू, सीधा सिग्नम फंक्शन आपको क्या देता है, 0 देता है, ठीक है, इसी को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और क्लियरली कैसे लिखा जाता है, 3 तरीके से लिखा जाएगा कि जब 0 से बड़ा होगा x तो 1, जब 0 से छोटा सॉरी जब 0 होगा तो 0, और जब 0 से छोटा होगा तो -1। ये 3 ही वैल्यू देता है, मतलब इसका आउटपुट, इसकी रेंज क्या होगी, एक तो 1 होगी, एक 0 होगी, और एक क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। 0, 1 और -1, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए कुछ ऐसा ग्राफ, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कुछ ऐसा ग्राफ। मतलब जब 1 होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या था, कुछ ऐसा ही था, y इज इक्वल टू अगर 1 हो गया था ऐसा, और y इज इक्वल टू -1 हो गया तो कुछ ऐसा, और y इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये 0 क्या है, इंक्लूड है, बट इस दोनों ग्राफ में ये 0 इंक्लूड नहीं है। तो वैसे भी ये क्या है, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, इट इज अ डिसकंटिन्यूस ग्राफ। और क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है कि वन वन फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि बहुत जितने भी एलिमेंट आएंगे x 0 से बड़े उस पर क्या देगा, 1 देगा, तो रेंज क्या है 1, 0 और -1, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन है R, और रेंज क्या है -1, 0 और 1, ठीक है। हाँ, अगला है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जैसे रूट एक्स का क्या है, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है कि जैसे ये दे रखा है, आप इसको ग्राफ को देख के एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ये इक्वेशन को देख के आप क्या समझ में आता है आपको, इसका ये मतलब है कि जब आपको दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, तो जैसे ही आपको रूट एक्स बोल दिया, आपको इसका डोमेन निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे इसका, इसमें बोल दिया आपको रूट एक्स, तो रूट एक्स का है तो अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होती है क्या वैल्यू बन जाएगी, एक इमेजनरी वैल्यू बन जाएगी, और इमेजनरी वैल्यू हम यहाँ रखना नहीं चाहते, तो यहाँ पे रूट एक्स है, इस वजह से यहाँ का जो डोमेन होगा फंक्शन का वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो डोमेन क्या रखोगे आप इसका, डोमेन विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिंस नेगेटिव रियल नंबर डू नॉट हैव रियल स्क्वायर रूट, कि नेगेटिव रियल नंबर का नेगेटिव रियल स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, वो इमेजनरी स्क्वायर रूट्स बनेंगे, देयरफॉर डोमेन क्या होना चाहिए फंक्शन एफ का, क्लोज 0 से इन्फिनिटी। ऑल्सो जो रेंज होगी एफ की वो क्या होगी, क्लोज 0 से इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है, और यहाँ पे हम प्लस रूट एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्लस बाहर है और रूट भी आपको प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही देने वाला है, तो यहाँ पे रेंज क्या आएगी, क्लोज 0 से इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, आपको ग्राफ नजर आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है रूट एक्स का ग्राफ, अब अगर बोला जाए कि आपको निकालना है रूट ऑफ आपको बोल दिया जाए कि माइनस रूट एक्स का ग्राफ निकालो, तो माइनस रूट एक्स का पहले तो बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, इसका डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि बाहर है ना माइनस, तो अंदर तो एक्स ही है, और अंदर वाली वैल्यू अगर सिर्फ एक्स दे रखी है और अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तो एक्स का डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इन्फिनिटी।
और बाहर माइनस लगी होने से आप ये कहोगे कि इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से क्लोज जीरो। और इसकी अगर ये रेंज माइनस इन्फिनिटी से क्लोज जीरो तो इसका डायग्राम कैसा आएगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इसका। ये किसका ग्राफ है, माइनस रूट एक्स का। समझ में आ रही बात, माइनस रूट एक्स का ग्राफ क्या है, तो ये माइनस रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा बिल्कुल। इसकी ये मान के चलो आप इमेज होगी किसके अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर इमेज होगी, ठीक है। माइनस रूट एक्स का ग्राफ भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर वो ऊपर वाला ग्राफ है एफ एक्स प्लस रूट एक्स का, नीचे वाला ग्राफ है एफ एक्स माइनस रूट एक्स का। अब अगला फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। स्टेप मतलब इसका जो ग्राफ आता है वो जैसे सीढ़ियाँ होती है अपनी, उस तरह से ग्राफ होता है इसका, इसलिए हम इसको जो है स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ग्राफ कैसा होता है वो समझाता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, आप इसके नाम से ही पता करो। इसमें बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपको क्या समझ में आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या वैल्यू होगी, इसका जो आउटपुट होगा हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ से आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ठीक है, और इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसको मैं कैसे बोलना चाहता हूँ कि द फंक्शन एफ एक्स, देखो इसको लिखने का तरीका देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से जो है इसको लिखते हैं, इस ये जो ब्रैकेट सा साइन आता है और उसके अंदर अंदर एक्स लिखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एग्जिटिंग एक्स। मतलब अगर मान के चलो आपको बोला 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, वो क्या है 3। जैसे बोला गया 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो इसका सबसे इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, 3, तो उसका आंसर भी होगा 3। अब जैसे मान के चलो आपको बोला जाए माइनस ऑफ 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो -3.99 का छोटा वाला, या फिर बोल दिया जाए जैसे -3.99 का निकालना है, तो आप कैसे निकालो -3.99 का, उससे जो जस्ट छोटा वाला इंटीजर, और जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, -4। -3 तो बड़ा हो जाता है, -3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -4। ये चीज़ थोड़ा सा डाउटफुल क्रिएट करती है, क्योंकि जब +3.99 था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर था 3, लेकिन जैसे ही -3.99 गया ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 4। क्यों, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना खाली, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एग्जिटिंग एक्स, कि x को एग्जिस्ट ना करें, या बोल दिया जाए कि उसका जो, जैसे मान के चलो 3.99 है, तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, 3। -3.99 होगा तो उससे छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, -4 ही होगा, क्योंकि -3 तो क्या है, -3.99 से बड़ा है। आप जैसे ये नंबर लाइन है, -1, -3, -3.99, तो आप जब इधर जा रहे हो तब -3.99 आ रहा है ना, मतलब छोटा वैल्यू है, तो उससे जस्ट क्या होता है, आपको जो छोटा वाला इंटीजर है वो लेना होता है, तो -4 इधर आएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -4। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने अभी तक आपको समझा दिया, थोड़ा आइडिया दे दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। दस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन है, यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एन, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, लेस देन इज इक्वल टू एन प्लस वन, कि अगर n+1 से जस्ट छोटा वाला ही वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होने वाली, इस इक्वेशन को भी याद कर लिया जाए और इस इक्वेशन को भी याद कर लिया जाए, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, एक इस इक्वेशन को याद कर लेना, एक इस इक्वेशन को याद कर लेना, ठीक है। वी हैव डोमेन ऑफ एफ, क्या होगा, डोमेन होगा आर, और रेंज क्या होगा, जेड, सभी रियल इंटीजर्स नंबर्स, जितने भी जेड है, मतलब z मतलब हो गया इंटीजर का सेट, ठीक है, जितने भी इंटीजर हो सारे। अब जैसे इसका ग्राफ देखो, जब x जो है मान के चलो 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ क्या आएगा, अगर मान के चलो 0.5 है तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0। 0.6 है तो वैल्यू 0। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसा आना चाहिए आपके हिसाब से, अगर 0 है तो 0 मतलब यहाँ पे 0, और 0 से 1 के लिए बिल्कुल x से जुड़ा हुआ,
ये ग्राफ आएगा 0 से 1 में, और 1 पे क्या आएगा ओपन, क्योंकि 1 होती है तो क्या आ जाएगा 1 होती है तो वैल्यू क्या देगा 1 पर 1, और 1.99 है तब भी क्या देगा 1, तो 1 से 2 तक कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, 2 पे फिर आगे चला जाएगा, 2 से 3 तक कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो वैल्यू क्या आती है, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और देखो कैसा ग्राफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना किस हिसाब से ग्राफ आ रहा है। 0 पे क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, फिर आगे ऐसा, फिर ऐसा, पीछे कैसे ऐसे ग्राफ आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं कि स्टेप, जैसे आपको सीढ़ियां होती है ना वैसा कुछ ग्राफ बन रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे इसमें देख लो, ये है -1 का ग्राफ, मतलब अगर -1 से 0 के बीच में अगर आ गई -0.5 भी आएगा तो उसका आंसर क्या होगा -1, -0.6 भी आ गया तो भी इसका आंसर क्या होगा -1, -1.9 आ गया तो -2। तो माइनस के अंदर आपको एक वैल्यू बढ़ा के माइनस देना है और प्लस के अंदर एक वैल्यू घटा के। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि x जो होगा, जैसे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू n आना है सपोज, तो जो n होगा, तो जो x है अंदर वाला जो पार्ट है x, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू n और लेस देन n+1, क्योंकि n+1 अगर हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी n+1 ही आ जाएगी। n को क्या माना अपन ने, इंटीजर, ठीक है। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू n है तो x कहाँ से कहाँ वैल्यू वेरी कर सकता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू n बट लेस देन n+1। और मॉड ऑफ x जो है वो x-1 से तो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन x के बराबर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि ये जो मॉड ऑफ x है वो x-1 से क्या होगा, बड़ा होगा, पर x से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और मॉड ऑफ x+1 से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है सब कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन जो है उस चीज़ को ध्यान रखें, जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही है उसको थोड़ा सा याद रख लें, क्योंकि ये जो है आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके काम आ सकती है। थर्ड क्या बोलती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा m होगा, और लेस देन इज इक्वल्स टू क्या होगा n के होगा। और तो फिर अगर ये ग्रेटर देन x जो है, सॉरी, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है और लेस देन इक्वल्स टू n है, तो इससे क्या साबित होता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, m से n+1 तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है, m और n क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर्स। फोर्थ क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, उसको क्या लिख सकते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, n क्या है, इंटीजर। सभी चीज ध्यान रखनी है कि आप इसको इससे इस फॉर्म में कब लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी लिख सकते हो जब n क्या है, इंटीजर है, तभी इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 1.5 प्लस 1, तो इसको मान के चलो जैसे 2.5 दे रखा है, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप कैसे लिख सकते हो, 0.5 प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 क्या इंटीजर है, तो इसको आप 0.5 प्लस 2 भी लिख सकते हो। अब 0.5 का वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 2, मतलब इसको अलग कब लिख सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ तब लिख सकते हो जब n क्या हो जाए, इंटीजर। मॉड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये जो पांचवा वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन पांचवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 0 होगा जब x क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। वो बात तो समझ में आती है आपको कि x1 है और x1 ले लिया सपोज करो, तो 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा, 0। और x जब इंटीजर ना हो तो वैल्यू क्या आएगी, -1। क्यों, क्योंकि जब आपको -1.2 दे दिया, सपोज x है 1.2,
x 1.2 दिया तो मॉड ऑफ x इससे क्या आएगा, मॉड ऑफ 1.2 क्या देगा, मॉड ऑफ 1.2 देगा 1, और मॉड ऑफ -1.2 क्या देगा, -2। तो 1 प्लस -2 कितना आ जाएगा, -1। बात समझ में आ रही है कैसे वो वैल्यू आई है। सिक्स क्या बोलता है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई को आप मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई लिख सकते हो जब ये x प्लस वाई क्या हो जाए, 1 से छोटे आ जाए। बात समझ में आ रही, ये चीज समझ में आ गई, बोले हाँ। और मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ 1 कब लिखोगे, जब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन इज टू 1। बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। वेयर x क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मतलब जैसे मान के चलो आपको बोल दिया गया कि 1.5 है, तो फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, 0.5। 0.5 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। तो अगर बोल दिया गया x है 1.5 और y है 1.3, तो 0.5 और प्लस 0.3 करोगे तो लेस देन 1 आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। सॉरी मॉड नहीं है, मॉड बार बार मॉड निकल रहा है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। मॉड नहीं है, मॉड मतलब मॉडुलस ही है, मेरे से मॉड निकल रहा है, थोड़ा ध्यान रखें, गलती से एक दो बार पहले भी निकल गया होगा शायद, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, जैसे 1.3 है तो उसमें फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.3। 1.5 है तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.5। 1.99 है तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.99। तो जैसे आपको बोल दिया कि 1.5 प्लस 1.7 है, एक का फ्रैक्शन पार्ट है 0.5, एक का फ्रैक्शन पार्ट है 0.6, तो 0.5 प्लस 0.6 1 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको +1 भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, बोला हाँ। सेवंथ है कि मॉड ऑफ x को आप x तभी लिख सकते हो जब x क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, और x जो होगा हमेशा मॉड ऑफ x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आप x लिख सकते हो, बार बार मॉड निकल रहा है, और x जो होगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा आप इस चीज़ को रिवाइज करें, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स था, उस इम्पॉर्टेंट पार्ट सभी चीज़ को देखें एक बार। उसके बाद में अगले पार्ट के अंदर हम फ्रैक्शन पार्ट का फंक्शन के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं आपको मैं कि फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। उसके अलावा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।